नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BHU पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ गई है, काफ़ी नज़दीक है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अब जो समय है वो पढ़ने का नहीं है, अब आपको जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपकी उसको रिवाइज़ करने का समय, ठीक है। तो इसीलिए हम मैराथन क्लासेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है, हिंदी भाषा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती या मलयालम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम जो है वो आपके भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया है कि खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी खड़ी बोली जो है वो आपके सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बघेली बोली जो है उसका संबंध पूर्वी हिंदी से है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि कोई भी न्यू अपडेट हो या कोई भी वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खेर जो थे 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुल्यता सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो यहाँ पे 4 चिन्हों के बारे में दिया गया है, आपको तुल्यता सूचक चिन्ह के बारे में बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये जो चिन्ह है वो तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ जाओ जो है वो आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द बताइए। आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, बुढ़ापा, जड़ता, दया और घटना में से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मतलब इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिया है, पौधा, लड़का, सहायता और पुस्तक, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वो जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायता, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है सहायता। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण शब्द की पहचान करनी है आपको। निम्न में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है मीठा, तेज, बुद्धिमान या पहला। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज, तेज जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में आपको बताना है कि किस कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, करण, अपादान या संप्रदान। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब से अलग हो रहे हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान, ठीक है। अपादान क्योंकि से अलग हो रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प डैश होना मुहावरे को पूर्ण करना है आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12,
2, 8 और 9। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौ 12 होना। सही मुहावरा है, एक मुहावरा है ना पौ 12 होना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। ऑप्शन है संभल कर न चलना, गगरी का छलकना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। ठीक है, अल्पज्ञ का अर्थ होता है जिसे कम ज्ञान हो, और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करे कि मेरे पास थोड़े में ही, अगर उसके पास थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वो उछलने लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए क्लियर है। अगला प्रश्न है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा एवं मानवीकरण दोनों, या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें हम देखेंगे कि संध्या सुंदरी परी सी, मतलब यहाँ पे समता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से उपमा भी होगा, लेकिन संध्या सुंदरी जो प्रकृति है, मतलब संध्या सुंदरी को परी की तरह बताया गया है, मतलब उसका मानव के रूप में मानवीकरण भी किया गया, इसलिए यहाँ पे उपमा एवं मानवीकरण दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, रोला, चौपाई, सोरठा या बरवै। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा। ठीक है, सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या हास रस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस है इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है अध्यक्ष में उपसर्ग है अद, अत, अधि या अध। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है, सी। अगला प्रश्न है निम्न में किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रत्यय में नी नहीं लगा है। तो ऑप्शन है शेरनी, नौकरानी, मोरनी या कुटनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरानी जो है उसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय मतलब संसार में प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, मतलब संसार में प्रिय या लोक में प्रिय, मतलब किसी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास, यदि आपसे बहुत ही डीपली पूछा जाए तो इसमें अधिकरण, अधिकरण में पर तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, त्रिवेणी, नवरत्न, पंचानन या नववधु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नववधु। ठीक है, नववधु मतलब नई दुल्हन। तो त्रिवेणी भी संख्यावाची है यदि हम देखें तो, और नवरत्न भी संख्यावाची है, पंचानन भी संख्यावाची है, लेकिन नववधु संख्यावाची नहीं है वो पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। तो अगला जो प्रश्न है वो हम गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक गद्यांश है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे हम हल करेंगे। ठीक है, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण
का विरोध किया। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योग को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुनाई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का भी सदुपयोग कर सकेंगे और इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया गद्यांशों को, लघु उद्योगों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं या जो अल्प अवधि तक चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो कम साधनों में शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशीनीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता या मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग है, उपयोग, मशीनीकरण से तात्पर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। ऑप्शन है लोगों को स्वावलंबी बनाना, समय का सदुपयोग, आर्थिक समृद्धि बढ़ाना या उपयुक्त सभी। तो हम यहाँ पे गद्यांशों में देखेंगे, महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुनाई कटाई फुर्सत पाकर खाली समय का सदुपयोग करेंगे। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। तो तीनों ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी की तीनों धारणा थी कि लोग को स्वावलंबी भी बनाना था, उन्हें समय का सदुपयोग भी कराना था और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाना उनकी धारणा थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। ऑप्शन है क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। या चौथा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ युवा वर्ग अधिक संख्या में बेरोजगार हैं। तो हमने गद्यांशों को अच्छे से पढ़ लिया है। तो देखिए, लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ युवा अधिक संख्या में बेरोजगार हैं, इसलिए लघु उद्योग धंधों का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्रय का पर्याय है समर्थन, सहारा, आश्रय या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रश्रय का अर्थ तीनों होता है, समर्थन भी होता है, सहारा भी होता है और आश्रय भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समृद्ध शब्द में भाव आपको बताना है। समृद्ध शब्द में क्या भाव है। समर्थन होने का, खुशहाल होने का, रोजगार पाने का या धनी होने का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशहाल होने का। ठीक है, कहते हैं ना सुख समृद्धि मतलब खुशी से और खुशहाल रहें। ठीक है, सुख समृद्धि मतलब खुशहाल होने का, समृद्ध मतलब खुशहाल होने का। अगला प्रश्न है, बुनाई कटाई में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। बुनाई और कटाई। ठीक है, बुनाई और कटाई, तो जितनी बुनाई का महत्व है उतना ही कटाई का भी महत्व है, मतलब दोनों पद समान हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदुपयोग में उपसर्ग है। ऑप्शन है स, सद, सद या सदु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सद, सी। ठीक है,
यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, सदुपयोग में सदुपसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से। समृद्धि, महात्मा, रोजगार या आरंभ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महान, आत्मा। ठीक है। आत्मा कैसी है? आत्मा महान है। ठीक है। तो महात्मा यहाँ पे आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक में प्रत्यय है। आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इक प्रत्यय है आर्थिक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो जब हम निराधार का विग्रह करेंगे, निह धन आधार, निराधार। ठीक है। निधन आधार, निराधार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है। निराधार में आपकी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। तो नरेंद्र नहीं, नरेंद्र में स्वर संधि है, सज्जन में व्यंजन संधि है और सदैव में भी व्यंजन संधि है, लेकिन अतएव, अतः धन एव, अतएव। ठीक है। अतएव में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क और ख। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क ग दिया होता, क घ दिया होता, मतलब क वर्ण के जो भी, ठीक है, सॉरी वर्ण नहीं, क वर्ग के, क वर्ग के जो भी वर्ण होंगे वो कंठी होंगी। ठीक है। वो ध्वनियाँ कंठी होंगी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण वर्ग है। आपको बताना है। तो यहाँ पे न, ग, छ और ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग जो है वो अल्पप्राण है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है। तो ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर गण्य है, शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। अगर गण्य, क्या ये शुद्ध वर्तनी है? आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है अग्रगण्य, अग्रगण्य, अगरगण्य, अर्गनगण्य। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रगण्य। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत या कीर्ति। तो सर्वोत्तम लिखा है यहाँ पे, सर्वोत्तम होता है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, और कीर्ति नहीं होता है, कीर्ति होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है स्रोत, बिल्कुल सही लिखा है, स्रोत शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि सेना का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। सेना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? अनिक, सैनिक, अरि या अतनु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिक। अनिक सेना का पर्याय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील, पवमान, अनिल या समीर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलील। सलील जो है वो जल का पर्यायवाची है, वायु का नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहा जाता है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत जयंती। ठीक है। रजत जयंती, जब किसी भी संस्था के 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रजत जयंती मनाई जाती है, और 100 वर्ष में शताब्दी, ये सब आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, मंद का विलोम शब्द है। मंद मतलब बहुत धीमा। ऑप्शन है सुस्त, त्वरित, द्रुत या शीघ्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंद का द्रुत। द्रुत मतलब तेज और मंद मतलब धीमा।
अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी व्यंग्य रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, केदारनाथ अग्रवाल या अज्ञे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है वो आपके हरिशंकर परसाई की रचना है, ठीक है, कि व्यंग्य रचना है। ये व्यंग्य साहित्यकारों में से सबसे उच्च स्थान पे माने जाते थे, व्यंग्य साहित्यकारों में से, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध थे इनके व्यंग्य रचनाएं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग, छायावादी युग या द्विवेदी युग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो है आपके द्विवेदी युग से, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बनारसी दास, पंडित जुगल किशोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है वो हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? लल्लूलाल, भट्टकेदार, चंद्रवरदाई या रंगे राघव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टकेदार जो है वो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? जैसा कि हिंदी साहित्य में विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन इत्यादि। तो इसमें पूछा गया है कि आधे अधूरे जो है वो किस विधा की रचना है? कहानी है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि जीवनी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे जो है वो आपका नाटक है, ठीक है, नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास या सदल मिश्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास, केदारनाथ सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में जीवनी है अतीत के चलचित्र नीर का निर्माण फिर, शेखर एक जीवनी या आवारा मसीहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा जीवनी है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ये जीवनी किसकी है तो ये शरत चंद्र जी की जीवनी है, मतलब शरत चंद्र जी के जीवन पर लिखी गई है, लेकिन उसके रचनाकार आपके हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न मैंने बताए किस तरह के बनेंगे इस आवारा मसीहा रचना से, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला एवं अंतिम प्रश्न है, ठेठ हिंदी की ठा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हरिऔध, निराला या ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम था। ठेठ हिंदी की ठा इनकी रचना है। तो आज का जो हमारा मैराथन क्लास था वो यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BHU पाठशाला।